नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय ये था कि भारत महान में ये जो हमारे महानतम सैनिक हैं जिन्होंने देश के सीमाओं पर हमारा सेवा किया है, हम अपने घरों में आराम से इसलिए रह पाते हैं क्योंकि हमको भरोसा है कि हमारा सैनिक सीमा पर हमारा रक्षा कर रहा है और कोई बाह्य दुश्मन हमारे घर में घुस नहीं सकता जब तक कि हमारे सेना के जवान वहाँ पर मुस्तैद तैनात हैं। मित्रों, आपको पता होगा कि सेना में जो भर्ती होती है, तीनों सेनाओं की बात करता हूँ मैं, जल, नभ और थल सेना में, उसमें आप मैट्रिक, इंटर और बीए करके भर्ती होते हैं। लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो आप में अमूल चूल परिवर्तित करने की सेना का मुहिम चलता है। आपको इंजीनियर बनाया जाता है, आपको डॉक्टर बनाया जाता है, आप वहाँ कारपेंटर और नाइक तक का ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब समाज में होने वाले सभी गतिविधियों में परंपरागत हासिल करने की विशिष्टता आप में दी जाती है। 15 साल, 20 साल, 25 साल तक की सेवा के बाद जब आप वापस सेवानिवृत्त होते हैं तो फिर उस उपयोगिता का इस्तेमाल बहुत नहीं हो पाता है। जो इंजीनियर, डॉक्टर है वो निजी कंपनियों में तो काम करके अपना काम चला लेते हैं, लेकिन जो लोग और काम करते हैं उसका इस्तेमाल समाज में नहीं होता है और वो अपने घर में नाती पोता के साथ खेलते खेलते वो सारी टैक्स पेयरों के लगाए पैसे का बेजा इस्तेमाल होता है। तो क्या उसका कोई और समाज में इस्तेमाल हो सकता है क्या? इन्हीं मुद्दों पर हमने असिस्टेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ श्रीमान ओम प्रकाश तिवारी जी, जिनको भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेवा मेडल से सम्मानित किया है। आप देश के धरोहर हैं, गौरवशाली इतिहास रहा है वायु सैनिकों का, और आप उस परंपरा के आदमी हैं जो इस चीज़ पर बढ़िया से रोशनी डाल सकते हैं। क्योंकि समाज में जो सब सेवानिवृत्त होकर आए हैं उसमें बहुत सारे सैकड़ों ऐसे लोग होंगे जिसको आपने स्वयं ट्रेनिंग दी होगी, सेवानिवृत्ति के बाद उनको पुरस्कार दिया होगा, और जिन लोगों के विषय में आप व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा जानते होंगे कि कौन कौन लोग किस किस मुकाम पर थे। इन्हीं सब विषयों पर हमने आपसे अनुरोध किया है और मैं बड़ा एहसानमंद हूँ कि आदरणीय ओम प्रकाश तिवारी जी ने मुझे अपना समय दिया, मुझ पर कृपा की। अब अगला है श्री ओम प्रकाश तिवारी जी का। तिवारी जी, एक तो मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, ये जो सैनिक होते हैं अवकाश प्राप्त करने के बाद उसका समाज में बेहतर इस्तेमाल के लिए क्या सुझाव है आपके पास? अच्छा, आपने बहुत नया प्रश्न किया। ये जो हमारे जो सेना के जवान अपनी अपनी फील्ड में माहिर होते हैं, ये एक नेशन का एक बहुत बड़ा एसेट है जो भारत ही नहीं और देश अपने भूतपूर्व सैनिक, अपने वेटरन्स को बड़े सही तरीके से उसका यूटिलाइज कर पा रहे हैं। हाउएवर हमारे देश में इसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा। हमारे जो जवान हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट के हर कोने में सेटल हैं और ये देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये मौका नहीं दिया जा रहा कि वो कुछ कर सकें। कुछ फील्ड ऐसे हैं मैं जिनको जिक्र करना चाहूँगा जिसमें इनका योगदान सरकार बहुत तरीके से लिया जा सकता है। जैसे कि हमारे जो गांव के प्राइमरी स्कूल है, बेसिक विद्यालय हैं, जो आप सबको मालूम है कि काफ़ी खराब हालत है। ये जवान निःशुल्क निस्वार्थ सेवा से हर स्कूल में जाके बच्चों को देशभक्ति की, राष्ट्रीयता की पैमाना पढ़ाएंगे। बच्चे इनकी कहानी सुनने के लिए आएंगे और स्कूल में बच्चों का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब इस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन होगी, फौज के डिसिप्लिन। उसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड में इनका हर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। कई 100 एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अपना रिसर्च करते हैं, लेकिन ये सही तरीके से लोएस्ट लेवल तक डिसेमिनेट नहीं हो पाता है। ये मैं इंस्टीट्यूट्स को प्रेफर करूँगा कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको ट्रेन करें। ये जाके गांव में सब जवानों को, सारे किसानों को बताएंगे, इनकी बात मान्य होगी और हमारा जो कृषि में, जैसे प्रधानमंत्री का जो सपना है कि हमारे किसानों का जो किसानों की जो इनकम है वो 4 गुना बढ़े, और डेफिनेटली बहुत तेज़ी से पूरा हो पाएगा। इसके अलावा टेक्निकल फील्ड, सर्विस फील्ड, हर फील्ड में इनका यूटिलाइज किया जाता है। ये स्किल डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट का जो एक अच्छा स्टेप है, लेकिन हम देखें ये सारे ये सेक्टर जो हैं दिल्ली, बॉम्बे के अलग रिस्ट्रिक्टेड है। हमें तो गांव में जाना है, वहाँ लोगों को स्किल करना है। तो इस स्किल डेवलपमेंट के लिए हम इन जवानों का यूज कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट का जो गवर्नमेंट का जो एम है
तभी पूरा होगा जब हम गांव के कोने कोने में जाके लोगों को स्किल करें और उनको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। इसमें जवानों का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। ये हो गया, योगदान होगा ही, बट इसको हमें यूटिलाइज करना है। तिवारी जी, मेडिकल और पैरा मेडिकल के क्षेत्र में भी देखिए, सारे लोग डॉक्टर होते नहीं हैं, कुछ नर्स होते हैं, कुछ कंपाउंडर होते हैं, कुछ मेडिकल की हल्की फुल्की ट्रीटमेंट जैसा काम करते हैं। क्या वो लोग जो समाज में ये अनपढ़ डॉक्टर झोला छाप घूमते रहते हैं, क्या उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में काम आ सकते हैं या उनके विकल्प के रूप में काम आ सकते हैं क्या? क्योंकि वहाँ पर तो एक्सीडेंट का इलाज उनको स्वयं ही करना होता है। आपका अनुभव भी कैसा है? सिंह साहब, मैं इसमें थोड़ा सा आपको डिबेट करना चाहूँगा। यूपीएससी से भी मैं बड़े हॉस्पिटल की केस कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले ही केस हुआ था जब गोरखपुर हॉस्पिटल में कितने लोग मर गए। ये हॉस्पिटल की प्रॉब्लम नहीं थी, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम। तो हमें ऐसे इसमें फौजी लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो रूट कॉज नीचे चपरासी से बात कर सके और चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात करें और सही सहयोग करें और जो 24 आवर्स मॉनिटरिंग कर सके ताकि हम मेडिकल की सुविधा सबको मिल सके। इसके अलावा आपका जो सहयोग, आपका जो अभी आपने जो सजेस्ट किया है, इससे मैं भी सहमत हूँ। बिकॉज इनका भी जो मेडिकल कोर के भी हमारे लोग बहुत रिटायर्ड हैं, डिस्चार्ज हैं, उनको ब्लॉक लेवल पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं या कुछ हॉस्पिटल में हैं, वेरी नॉमिनल अमाउंट पर उनको प्रयोग किया जा सकता है। जिस जगह पे डॉक्टर लोग नहीं जाना चाहते, वो नहीं करना चाहते, तो सरकारी संस्थाओं में जहाँ इनकी ज़रूरत है इनका प्रयोग किया जा सकता है। और ये लोग निस्वार्थ सेवा करने के लिए भी तैयार होंगे। लेकिन हमें इसके लिए एक रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन को जनरेट करना पड़ेगा, उनकी स्पिरिट रिवाइव करनी पड़ेगी और उनको इम्पोर्टेंट बनाना पड़ेगा ताकि देशभक्त के लिए, देश के लिए कुछ एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है। जबकि रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ा हुआ है, हम देख रहे हैं कि यूक्रेन में युद्ध से पहले वहाँ के सिविल लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। हम ये नहीं कहते हैं कि भारत जैसे विविधताओं से भरे हुए देश में सभी नागरिकों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाए और बंदूक दी जाए, लेकिन क्या सिविल डिफेंस का विकल्प मिलिट्री वाले बन सकते हैं, एयरफोर्स वाले बन सकते हैं? क्योंकि देखिए, हमको पता ही नहीं है कि अगर बम फट जाए तो मुझे करना क्या है, लेकिन हमको ये पता है कि हमारे गाँव में मिलिट्री वाला कौन आदमी रिटायर होकर के आया हुआ है। तो क्या आप इस तरफ कुछ सोच सकते हैं क्या? आज चूंकि आप एयरफोर्स के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी से अवकाश प्राप्त हैं, तो इस विषय में कुछ आप बताइएगा। सिविल डिफेंस, ये मैं पहले पॉइंट मिस कर गया था। जनता की सेवा करना या सिटीजन्स की हेल्प करना, किसी भी रूप में, जिस रूप में भी हेल्प करना, जिस रूप में उनका सहयोग करना, एक की भी समाज सेवा है। तो सिविल डिफेंस जो है, हमारे कई ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन उस लोएस्ट लेवल पर सबको इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो एक शक्ति है, इनको प्रयोग करके ये अवेयरनेस है कि कैसे बॉम्ब हो डिस्प्ले होगा तो क्या करना है, कैसे करना है, ये इनको समझना आसान होगा। आसानी समझ के और अपने अनुभव का भी समावेश करके सारे लोगों को ये समझा सकते हैं और एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी स्टेप होगा। ये दुनिया, मतलब सारी जनता अवेयर होगी। एंड भविष्य में हम नहीं चाहते कि कहीं कुछ हो, लेकिन अगर कुछ हो गया तो इसके ऊपर भारत देश पूरा ही आ सकेगा। तिवारी जी, आप एयरफोर्स में असिस्टेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, मतलब वो टॉप लेवल की पोस्ट है। उस लेवल का आदमी और एक सिपाही एयरमैन से भर्ती हुआ आदमी होता है जो नॉन टेक मैट्रिक साइंस पढ़कर करता, क्योंकि हमारे गांव में कई लोग होते हैं ना मैट्रिक करके पास होते हैं। वो दोनों लोगों की समाज में क्या इस्तेमाल है? जैसे एक आप हैं, चूंकि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जैसे, मतलब असिस्टेंट चीफ ऑफ आर्मी जैसे पोस्ट से रिटायर हुए हैं, और दूसरा एक वो सिपाही से रिटायर करके हवलदार नायब तक गया होगा। तो इन दोनों में क्या है, क्या कर सकते हैं? देखिए भाई साहब, फौज की जो हमारी कैपेबिलिटी है वो जवानों की कैपेबिलिटी पर भी निर्भर करता है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन मेरा काम कुछ और था, मैं सबसे अच्छे तरीके से कर रहा था। एक एयरमैन है जिसको एयरक्राफ्ट मेंटेन करना है, बॉम्ब लोड करना है, बॉम्ब बनाना है, वो अच्छे तरीके से काम करता था। अगर ये बॉम्ब लोड नहीं होगा, हम कैसे भी फ्लाई करके किसी काम में नहीं कर सकते। तो विदाउट ए छोटा सा सिपाही के अलावा भी हमारी एफिशिएंसी कम हो सकती है। ये हम कहते हैं ना कि जो एक चेन का स्ट्रेंथ कैसे पता चलता है, सबसे वीक लिंक जो होती है वही स्ट्रेंथ जज करती है। तो हमारे फौज में एक जवान, एक सिपाही, एक ऑफिसर, सबकी इंपॉर्टेंस बराबर है। सब ने अपना त्याग किया हुआ है, सबने नहीं, तिवारी जी, मैं उसकी इंपॉर्टेंस पर तो मैं प्रश्न नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो सिपाही भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा चीफ है। हाँ। वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो अवकाश प्राप्त, जैसे आप सेवानिवृत्त हो गए, आप असिस्टेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, मतलब एयर स्टाफ थे, मतलब ये टॉप लेवल की पोजीशन है, आपका समाज में क्या इस्तेमाल हो सकता है? मेरा प्रश्न दूसरा है,
और जो सिपाही है, देखिए आप लोग हाई क्वालिफाइड लोग होंगे, आपने एनडीएस का परीक्षा पास किया होगा, आपका स्किल बड़ा होगा, तो आपका समाज में क्या इस्तेमाल हो। और वो जो सिपाही है उसका लेवल ही नहीं है, नहीं तो चीफ ऑफ बन जाता, उसका क्या इस्तेमाल, मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा मतलब ये था। सिपाही जो है उनकी उम्र कम है, रिटायर होते हैं, अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। एक सबसे बड़ी जो शक्ति है उनका डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी है। इस सब का समावेश करके और उस फील्ड की जानकारी होके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बहुत बड़ी बढ़ सकती है, वो कई फील्ड में कर सकते हैं। अब जहाँ तक ऊपर के ऑफिसर का सवाल है, इस स्टेज पे जो रिटायर हुए हैं उनकी समाज सेवा या उन लोगों को गाइड करने के लिए, इन लोगों को गाइड करने के लिए, जनता को अवेयर करने के लिए, और कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ कहाँ हमें सरकार का इंटेंशन, सरकार की जानकारी देनी है, जहाँ जिसको हम ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि हमारा देश जो है दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में सीमित नहीं है, हमारा देश गाँव में बसता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं गाँव में पैदा हुआ हूँ, मैं वहाँ प्राइमरी स्कूल देखा है। ये देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीयता की भावना जो प्राइमरी स्कूल में बच्चों में जग जाती है, जो हमारे एथिक्स और वैल्यूज हमने जब प्राइमरी स्कूल में हमें टीचर ने सिखाया है, वो अभी तक हमारे अंदर वही है। तो सबसे बेस, अगर देश को 30 साल 4 साल के बाद शक्ति, महाशक्ति देखना है, तो हमें प्राइमरी एजुकेशन और बच्चों को मोटिवेट करना है और सही चीज़ बनाना है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल डिफेंस का ऑफिसर हो, सीनियर ऑफिसर हो या जवान हो, बहुत बड़ा एक रोल अदा कर सकता है। और एक मेरे आपको एक सूचना दे दूं, एक आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी हैं, वो भी पूर्वांचल के हैं, संतरा के शहर नागपुर में रहते हैं, और आप भी पुराने फौजी हैं, अवकाश प्राप्त, और अब समाज सेवा में लगे हुए हैं। प्रेम नारायण द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। तिवारी जी आप अपने ये पूर्वांचल का रहने वाले हैं, खैर उनको प्रणाम। तिवारी जी, एक बात जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरा प्रश्न ठीक है कि आप लोग मोटिवेट करने के काम आ सकते हैं, आप लोग कर, क्या मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अगर आप लोगों की कोई सेवा ली जाए, देखिए मेरा प्रश्न क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं कल बलिया का सांसद सदस्य बन करके मंत्री बनता हूं, तो मैं तो किसी विधा का महारत हासिल नहीं किया हुआ है, तो मुझे तो मेरे अफसरों पर डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बलिया के सांसद सदस्य बन सकते हैं और आपको कोई मंत्रालय दिया जा सकता है, तो आपको विशेषज्ञता हासिल है, आपको चीज़ों को समझने में देर नहीं लगे, क्योंकि 20-30 साल तक आपने यही किया हुआ है। तो क्या आप जैसे लोगों को कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री जैसी सुविधा होनी चाहिए, या कुछ होना, मैं आप ये नहीं करें कि आप होने चाहिए, आपका अगर हम समाज में, राजनीति में या और चीज में इस्तेमाल करना चाहे तो क्या होना चाहिए आपके नज़र में? देखिए, अगर मौका मिले तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी शक्ति है 24 घंटे में 20 घंटे काम कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, साइकिल से चल सकते हैं, और जवानों को, लोगों को मेन धारा से जोड़ सकते हैं। हम तो जैसे मान लीजिए अगर मौका मिला, हम हर गांव में जाएंगे, हर लोगों की समस्या सुनेंगे और वहीं निदान करेंगे कि इंटीग्रिटी, और निदान करेंगे और कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए हरियाणा में इन्होंने हमें एजुकेशन स्पोर्ट्स हब बन दिया, तो हमारे पूर्वांचल में भी बहुत लोग हैं, बहुत निछावर है, हमें एजुकेशन हब और एक स्पोर्ट्स हब तैयार कर देंगे। और हमारी वजह से अगर हम पहुंचेंगे तो बाहर के भी लोग निवेश करने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको विश्वास होगा कि हम जो भी निवेश करेंगे ये सही ग्राउंड पे जाएगा। एंड हमें हर जगह की छोटी छोटी चीज़ें पता लगाना है, और सबका, और उनके साथ हमें रहने की क्षमता है। हम जवानों के साथ भी रह चुके हैं, खिचड़ी खा के भी रह चुके हैं, कहीं भी चाय पी सकते हैं, हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और हम लोगों को दिल से सेवा करेंगे और पूरे एरिया को उठाने की कोशिश करेंगे। और प्राइमरी सामने छोटी प्रॉब्लम है, सारा हमारा कनेक्शन होगा, हम जा सकते हैं ऊपर भी, मिनिस्ट्री में भी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की भी जानकारी है, जैसे पानी की समस्या है, आर्सेनिक पानी की समस्या है, हमें मालूम है इसके बारे में कौन कर सकता है, DRDO ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में रिसर्च कर रहा है। तो हमें इसको लेके भी हमें गाँव के लेवल पर लाना पड़ेगा, ताकि लोगों को अच्छा सुरक्षित पानी दे सके। बेसिक एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है, एक एजुकेशन हब बनाना है, बच्चों में टैलेंट इतना है, वहाँ हम आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेंड करेंगे, और लोग ज्वाइन करेंगे, एंड वो लोग बच्चे आगे जाके बहुत अच्छा करेंगे। स्पोर्ट्स हब, स्पोर्ट्स में इंडिया काफ़ी आगे है, पर पर्टिकुलरली हमारा जो पूर्वांचल वो अभी काफ़ी पीछे रह गया है, जबकि वहाँ पर टैलेंट की, प्राकृतिक देन की कोई कमी नहीं है। उनको आइडेंटिफाई करके जो भी गवर्नमेंट बजट आता है सही तरीके से सही लोगों पर पहुंचाया जाएगा, और पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट होके लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। एंड मैं श्योर हूँ कि बलिया जैसे पूर्वांचल का इतना अच्छा हम था, इतना आगे थे 1857 1947 तक, हम पुरानी छवि, पुराना वहाँ फिर से काबिल कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन दिल
बड़ा होना चाहिए। तिवारी जी, अब आपने बलिया का नाम रख दिया। 1857 अगस्त क्रांति का मशहूर जिला है। अभी अभी हमने बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाया है। मंगल पांडे जी भी बलिया के थे और ओम प्रकाश तिवारी भी बलिया के हैं। चंद्रशेखर जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी बलिया के हैं। लेकिन जितनी बड़ी बड़ी नाम बलिया की है उतना काम बलिया में बढ़िया नहीं हुआ है। मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे जैसा कहावत आ रहा है। अगर बलिया की समस्या पर चर्चा की जाती कि आप एयरफोर्स के आला अफसर होने के नाते देश भर में घूमे हुए होंगे, बड़े से छोटे शहरों में रहोगे। अभी आप नोएडा जैसे बड़े शहर में उत्तर प्रदेश करा रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के एक छोर बलिया से उत्तर प्रदेश के दूसरी छोर नोएडा तक का सफर पर क्या डिफरेंस लगता है आपका बलिया और शहरों में? क्या अंतर पाते हैं? देखिए, जहाँ जिले में मैं जाता ही रहता हूँ, अभी देखेंगे वहाँ पर जैसे मेन समस्या हमारे जो पानी की, आर्सेनिक की, दूसरी समस्या बाढ़ क्षेत्र की है। और बाढ़ रोकने के लिए कितनी कोशिश की जा चुकी है, लेकिन कई सही तरीके से नहीं हुआ। हमेशा लोग डरे रहते हैं कि कौन सा रोड बुड़ जाएगा। जहाँ तक एग्रीकल्चर का सवाल है, हमारी ज़मीन इतनी फर्टाइल है, कई ज़मीन जो घाघरा और गंगा के किनारे है, जहाँ पर कि अच्छी फार्मिंग हो सकती है, लेकिन लोगों डर के मारे में रोड का नेटवर्क नहीं बना हुआ है और लोग डर लगता है कि ये जो छोटा नाला है उस नाले का पानी आके हमें डिस्ट्रॉय कर चुका है। ये छोटे छोटे नाले जो छोटे एग्जिट हैं मेन रिवर से, उनको स्टॉप करके कंट्रोल करके हमें कई एकड़ लैंड, थाउजेंड्स ऑफ एकड़ जो लैंड है गंगा और घाघरा किनारे, हम अच्छे एग्रीकल्चर में और ऑर्गेनिक फार्मिंग करके बहुत आगे लिए जा सकते हैं। क्योंकि फर्टाइल इतनी ज़मीन है, गंगा और घाघरे का बीच का ज़मीन, ऐसी फर्टाइल ज़मीन विश्व में कहीं पर भी नहीं है। तो एग्रीकल्चर हुआ, फ्लड रोकने का गवर्नमेंट कितने पैसे खर्च कर चुकी है, लेकिन प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक। मैं एक गांव में मिला था, एक आदमी बता रहे थे कि सर अगर हम जितना पैसा ये खर्च कर चुके हैं उतने में तो हम ईंट खरीद के पूरी एक लाइन बना देंगे और गंगा का डायरेक्शन बदल जाएगा। क्योंकि हाँ पर गंगा का डायरेक्शन जो हमेशा एक बलिया में सूरज छपरा के पास जो हमेशा एक डर पैदा रहता है कि कब ये रोड तोड़ेगी, कब इधर आ जाएगी, लेकिन किस सही तरीके से नहीं किया गया। अब जो लोग हैं उन्होंने सही तरीके से फॉलो अप नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया गया ताकि हमारा एरिया पूरा सुरक्षित हो सके। इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं। कई ट्रेन गवर्नमेंट ने चलाई, लोगों ने ग्वालियर गाजीपुर तक सीमित रखा, वो बलिया तक नहीं बढ़ाया। तो बलिया को मौका ही नहीं दिया लोगों ने, क्योंकि बलिया ने क्या नहीं किया है। एंड प्लस लोगों का ध्यान नहीं गुजराया, लोग अच्छे गए, लेकिन थोड़ा बहुत मैं यही कोशिश करूँगा कि हमें वहाँ जाके रहना पड़ेगा। जो भी बलिया का नेता होगा वो खाली पार्लियामेंट सेशन के लिए यहाँ आएगा, बाकी टाइम बलिया में ही रहेगा, तभी बलिया का ग्रोथ होगा। चलिए, आदरणीय प्रेमनाथ देवी जी ने लिखा है आपके लिए कि ग्रैंड सैल्यूट टू एयर वॉरियर मिस्टर तिवारी जी फॉर ए इम्पोर्टेंट कवरेज। तो वी आर आल्सो सैल्यूट मिस्टर प्रेमनाथ द्विवेदी फ्रॉम माय साइड एंड आल्सो सॉरी तिवारी जी साइड। खैर, मैं चाहता हूं कि वीडियो को शॉर्ट रखें, बहुत ज़्यादा आप जैसे लोगों का टाइम बड़ा कीमती होता है। मैं एक फौजियों की समस्या पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चूँकि मैं एक कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हूं, कंपनी मामलों का सलाह देता हूं। एक ओखला का घटना है, एक फौज के बहुत बड़े अफसर को एक कंपनी अलॉट हुई, उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया होगा, सरकार उनको पुरस्कार में दी। वो कंपनी री अलॉटमेंट में थी, पहले वो पेंट की कंपनी थी। दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन आया कि जो पॉल्यूटेड कंपनी है उसको सील कर दी जाए। वो कंपनी आया और सील कर दिया। ये जो पुराना वाला कागज़ था उसी बात पर सील कर दिया गया। तो मैं उनको बोला कि आप अपना पता बताइए कि भाई मेरे को अलॉट हुआ है। तो जानते हो क्या कहा, आई एम ए फौजी, सरकार ने चेंज क्यों नहीं किया? इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स गवर्नमेंट साइड फॉल्ट। यही मैं बोला कि आपको सिर्फ कह देना है, बोल दीजिए मेरा बात एसडीएम नहीं मान रहा है। बोला नहीं, व्हाई आई एम टॉकिंग, व्हाई गवर्नमेंट शुड नॉट टॉक। और करने के चक्कर में उनकी कंपनी सील हो गई और कोर्ट कचहरी में 3 महीना लग गया ये बताने में। तो कई बार फौजी लकीर के फकीर होते हैं और राजनीति में ऐसा चलता नहीं है। कृपया इस विषय में आपको बताएं। देखिए, जहाँ तक रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का सवाल है, ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। लकीर के फ़कीर फौजी भी हो सकते हैं, लकीर के फ़कीर बाहरी भी हो सकते हैं। लेकिन हमारा एक ये सिस्टम होता है कि भाई हम 10 लोग बैठे हैं, उनमें डिस्कशन होगा कि कौन सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, उस तरीके में से 9 लोगों की बात नहीं मानी जाएगी, एक बात माना जाएगा। लेकिन जो एक बात जो सिस्टम ऑर्डर दिया जाता है वो 9 उसी शक्ति से काम करते हैं। अजी मेरा पहले व्यू न लिया गया हो, तो इसको हम लकीर का फकीर नहीं करते। हमें अपना व्यू देना है और फॉलोअप करना है, और जो फाइनल ऑर्डर दिया उसको उसी को फॉलो करना है। उसका भूल जाए कि हमारा आइडिया क्या था। लेकिन ये जो पर्सनल रिजिडिटी और अदर थिंग जो सवाल है, ये इट्स आई कैन नॉट से कि सिस्टम की प्रॉब्लम है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ लोगों का विचार ऐसा बन जाता है। लेकिन अच्छे समाज, अच्छे आने होने के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी
बहुत जरूरी है अपने आप को हर चीज के अनुसार ढालना। नहीं, सबसे मैंने important देखा है कि अनुशासन पर समझौता फौजी नहीं करता, क्योंकि उसका लाइफ स्टाइल है, वो चेंज ही नहीं कर सकता। मैं अनुशासन से उसको 5 बजे जगना तो जगना ही है। मैं अनुशासन से समझौता करने की बात बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, हाँ। अनुशासन ही तो हमारा एसेट है। बिल्कुल। अनुशासन, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, यही तो फौजियों इससे का समझौता asset मूल ना है। करेक्ट है। लेकिन मैं वो कह रहा हूँ कि जो चीजें हमारे दिमाग में बात बैठी हुई है और मैं बाहर किताब दूसरी पढ़ूं और वो अलग है, देन यू शुड रियलाइज कि मेरे दिमाग में जो बात थी वो गलत है और वो सही है, तो उसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसको ही फ्लेक्सिबिलिटी चलिए, अंतिम 2 बात जी हमको बताइए कि देखिए, आप लोगों का बहुत बड़ा अनुभव है। आप फौज के आला अफसर रहे हैं, असिस्टेंट एयर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर स्टाफ, बहुत बड़ा पोस्ट है। आपने कई समस्याओं को देखा होगा, झेला होगा, कई समस्याओं का समाधान अपने स्तर पर कई बार आपका हाथ पे होता है और कुछ लोग हाथ पाँव धर बैठ जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, वो करते नहीं है, फिर कहते हैं यार ऐसा मुझे कर देना चाहिए। मेरे को 2 बात बताइए कि जब आप फौज में मतलब एयरफोर्स के आला अफसर थे, तो क्या कोई ऐसा काम किया जिससे आपको संतुष्टि मिली हो? यस। और दूसरा प्रश्न मैं उसके बाद पूछूंगा, पहले इसको बोलिए कि कोई ऐसा काम कि हाँ राकेश परमार, एक ऐसा काम आया था जो मैंने लीक से हटके किया, बड़ा बढ़िया, मुझे आत्मसंतुष्टि मिली, और वो गैर कानूनी भी नहीं था, क्योंकि गैर कानूनी तो आपसे उम्मीद की ही नहीं जा सकती। देखिए, मैं जब एयरफोर्स एयर हेडक्वार्टर में था, एयरमैन का रिक्रूटमेंट मेरे अंडर था, तो मैं बचपन से मेरी शिक्षा थी, मैं सोचता था कि नक्सलिज्म क्यों बढ़ रहा है। नक्सलिज्म बढ़ने में खाली उनकी गलती नहीं है, तो मैंने एक प्रण लिया कि मैं उनके एरिया में जाऊंगा। तो सारे नक्सलाइट छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, सारी जगह मैं खुद गया। और एक जगह था, जब मैं जगदलपुर जा रहा था तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट डर गई कि आप अपनी गाड़ी में मत जाओगे। जब मैं उनसे मजाक कर रहा था कि मैं तो चाहता हूं कि उनके बच्चों को भी एयरफोर्स में लेकर आऊँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही था। तो उस एरिया से अगर मैं 50 बच्चों को भी सेलेक्ट कर लूँ तो उनके मनोबल सबका ऊंचा होगा और 50,000 बच्चे डाउन द लाइन मोटिवेट होंगे, ये सिस्टम सही है और हम भर्ती हो सकते हैं। तो मैं जगदलपुर में गया, उड़ीसा के सबसे बैकवर्ड एरिया कालाहांडी में गया, नॉर्थ ईस्ट में भी गया, हर जगह से मैं 50-50 बच्चे लेके आता था। इस तरीके से हमारे एयरफोर्स में एक तो बड़ा अच्छा हुआ कि हर जगह के लोग मर्ज हो गए, और प्लस एक मैसेज गया कि एयरफोर्स की नौकरी में ईमानदारी से काम होता है, और उन सबको लेके आया। मेरा एम ये था कि सबको वर्जित करूँगा, और इसमें बाद में मेरी बहुत खुशी हुई, और मुझे स्टेट गवर्नमेंट से और वहाँ के मीडिया से भी काफ़ी सपोर्ट मिला, ताकि लोग आएंगे और बच्चे सेलेक्ट हुए। और उसके बाद सिस्टम भी बढ़ गया, 2-3 सिस्टम मैंने और भी कुछ चेंज किया। पहली बात, मैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम लेके आया। उसमें बात ये थी कि पहले हमारे पास खाली 1 लाख टेस्टिंग फैसिलिटीज़ थी, कैपेबिलिटी थी। हमारे पास 5 लाख एप्लीकेशन आया करते थे। आउट ऑफ 5 लाख हम 4 लाख को रिजेक्ट करना पड़ता था। ये 4 लाख का रिजेक्शन परसेंटेज बेसिस पे होता था, इसका कट ऑफ 75% होता था। मैं कभी कभी सेक्रेटरी से बात भी होती थी कि मैंने कि सर आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हो, बट एयरमैन के एग्ज़ाम में आपके लिए कॉल लेटर नहीं आएगा, बिकॉज 75% इसका कट ऑफ है। इसके काफ़ी कोशिश के बाद से हमने ये ऑनलाइन टेस्टिंग शुरू किया। अब नतीजा ये होता है कि सारे बच्चे जो 50%, 55% वाले हैं, सबको एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है। एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स हमने इसको थोड़ा और टफ कर दिया, ताकि फौज में आ रहे हैं तो टफ है, और हाईली मोटिवेटेड लोग अब आने लगे। पहले थोड़ी कमियां होती थी कि 90%, 95% लोगों को पता नहीं होता था, फौज में आ जाते थे जब उनके एस्पिरेशन कुछ अलग थे। तो हमें फ़ौज को मोटिवेट करने के लिए हम ऐसे लोग चाहिए जो फ़ौज ज्वाइन करना चाहते हैं और जो खुश हों और जो पूरे ज़िंदगी भर इसके प्रति उनका एहसान मंद रहे। अब 2 अंतिम बात वाली जी, कोई प्रश्न नहीं। सरकार को क्या निर्देश देना चाहेंगे? आप एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, सरकार आपको एमएलए बना भी नहीं है, फिर भी स्वतंत्र नागरिक हैं, और भारत में हर नागरिक को अपना बात रखने का अधिकार है। ये सोशल प्लेटफॉर्म है, इसको प्रधानमंत्री भी देखते हैं, नहीं देखते हैं तो देखेंगे। तो जब उनको पता चलेगा कि असिस्टेंट चीफ ऑफ आर्मी एयर स्टाफ हमसे बात कर रहा है, तो आपकी बात सुनी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे सरकार को हर पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, जब तक 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 50 मिनट, जब तक आप चाहे बोलना। अंतिम बात है, उसके बाद कोई प्रश्न नहीं, बोल सकते हैं कि इस क्षेत्र में ये सरकार कर सकती है, इस क्षेत्र में ये सरकार कर सकती है, यहाँ पर सरकार की नजर नहीं गई ये भी कर सकती है। ऐसा कोई सरकार को सुझाव दे, ऐसे जैसे आपको चुना हुआ जनप्रतिनिधि मेंबर पार्लियामेंट। बहुत क्वेश्चन पूछे, जानकारी देंगे। ये जो भी सुझाव होगा हर डिस्ट्रिक्ट, हर उसके लिए स्पेसिफिक होगा। सबसे पहले मैं भूतपूर्व सैनिक के बारे में कहना चाहूँगा।
कि एक बहुत बड़ा एसेट है। सरकार को इसको अच्छी ढंग से सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। कोई ऐसा भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे प्रति इनका मनोबल ऊंचा हो। और जो भी बॉर्डर पर गवर्नमेंट ने जो भी सहयोग दिया उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। नाउ जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, हमें हर एक एमपी को अपने क्षेत्र के हर गांव के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हर गांव की कितनी समस्या है, क्या क्या समस्याएं हैं, सारी समस्याएं हल हो नहीं सकती, लेकिन अगर हम 20% 30% भी पूरा करने में शामिल हो तो मीन्स हमने अपना कुछ काम किया है। लेकिन इसके लिए सारे, जैसे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि सारे एमपी एमएलए को हर जगह जाके हर जगह जानकारी होनी चाहिए, पर्टिकुलरली उन क्षेत्रों को जहाँ पर उनको वोट नहीं मिला है और सरकार ने क्या किया है और कैसे हुआ, कैसे मिलना चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एजुकेशन और हेल्थ के विषय में बहुत कुछ आगे देश बढ़ रहा है, लेकिन हेल्थ की जो काम करने वाले लोग हैं उनको बताना पड़ेगा कि कैसे प्रोफेशनलिज्म से काम करें, कैसे खुश होकर काम करें। ये कोई तरीका से नहीं करें। हॉस्पिटल ठीक रखें, डॉक्टर ठीक रखें। काफ़ी आधे पेशेंट्स तो एटमॉस्फेयर देख के खुश हो जाते हैं। सरकार इतने पैसा खर्च करती है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं लगेगा कि अंदर जाने का मन नहीं करेगा। सरकारी हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर सुधारें, काम करने का तरीका सुधारें। सरकार बहुत कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन एक एमएलए एमपी को चाहिए कि हर गांव हर लोएस्ट लेवल पर जाएं, सारा डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड रखें, कहाँ क्या हो रहा है। इसमें तो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई हैं कि सबकी समस्याएं अलग समस्या है, सब समस्याएं का समाधान अलग है। डिपेंड्स हम कहाँ पर है, तरीका सबका अलग होगा। देयर इज नथिंग हार्ड एंड फास्ट, ऐसे ही करना है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कहा, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई गांव में आपने 4 नीतियां लगा दी, लेकिन एक चीज़ की जरूरत नहीं है तो उस पर सरकार को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक गांव में पानी की समस्या है तो हम कुछ और नहीं लगाएंगे, पानी का ही समस्या समाधान करेंगे। जिस गांव में पानी बहुत सरप्लस है वहाँ ओवरहेड टैंक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो पैसा जिस जरूरत है वही खर्च करें ताकि ओवरऑल ऑन ग्रोथ हो। कई बार मैंने देखा भी है कि जो कोई मंत्री बने अपने क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए टेलीकॉम के हैं, तो ये सब जगह लगा दिया, लेकिन यही पैसा एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, वो सब की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। जब तक ये ग्रास लेवल पर लोएस्ट नहीं जाएंगे तब तक ये मैनेज ढंग से नहीं हो सकता। इस तरीके से अगर सब मैनेज करें तो हमारा जो प्रधानमंत्री का जो मेन सपना है, देश का हर कण हर वर्ग आगे बढ़ेगा एंड हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। आप थे असिस्टेंट एयर चीफ ऑफ मार्शल स्टाफ श्री ओम प्रकाश तिवारी जी। आपको भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेवा मेडल से सम्मानित पुरस्कृत किया हुआ है। आपका सपना साकार होगा, लेकिन मेरा मानना है कि इस जैसे लोग नीति निर्धारण बोर्ड में होंगे जहां पर रूबरू होकर के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को अपनी समस्या का से अवगत कराएंगे तो वो मामला प्रधानमंत्री को समझ में आएगा। क्योंकि मैंने आज इनका बात रखा है, 5 आदमी देखेंगे कि 500 आदमी देखेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह से पेंशन वाली समस्या का प्रधानमंत्री के सामने सही तस्वीर न जाने की वजह से डिस्टर्ब हो गया है, उसी तरह से अगर ऐसे लोगों की बात वहाँ पर सही ढंग से ना रखने की वजह से भी डिस्टर्बेंस हो रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री ये जब से नए वाले आए हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, तब से एक चीज़ देखा गया है कि अगर उनके सामने कोई समस्या का प्रारूप रखा गया और उसका समाधान रखा गया और उनको लगा है कि ये राष्ट्र के लिए और हमारे लोगों के लिए बेहतर है, तो वो फिर परिणाम की परवाह किए बगैर उसको किए हैं। इस बात के लिए प्रधानमंत्री को हमेशा से बधाई का पात्र रहे हैं और हम बधाई देंगे। लेकिन ये दुआ करेंगे कि जैसे श्रीमान ओम प्रकाश तिवारी जी हैं, आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी हैं, ऐसे जैसे लोग जो समाज में स्पष्ट बात रख सकते हैं, समाज हित की बात रख सकते हैं, ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम में कैसा लाया जाए जो सीधे अपनी बात नीति निर्धारकों के पास रख सके, ये सोचना है आपका काम है। हमने तो अपनी बात रख दी। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।